नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ शरीर भर नहीं, उससे कुछ ज्यादा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए। एक स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति में सोचने और जीवन में सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, उसी तरह दिमाग भी रोगी हो सकता है। इस स्थिति को मनोरोग कहा जाता है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं और इसका असर उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। देखा गया है कि हर चौथे इंसान को कभी ना कभी मानसिक रोग होता है। दुनिया भर में इस रोग को सबसे बड़ी वजह जो है निराशा मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक रोग के शिकार बहुत से लोग इलाज करवाने से भी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में ना जाने क्या सोचेंगे। कई बार तनाव बहुत छोटी वजह से भी हो सकता है। भारत में तनाव एक चिंताजनक कारण बनता जा रहा है। 35 से 49 साल की उम्र वाले 89% भारतीय तनावग्रस्त हैं, जबकि 21वीं शताब्दी में वयस्क होने वाले 87% युवा तनाव का शिकार हैं। 50 से अधिक उम्र वाले 64% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज इसी समस्या पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आराधना गुप्ता, जो बताएंगी कि कैसे विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और ये बदलाव आपकी मनोचिकित्सीय समस्याओं को कैसे दूर कर सकता है। तो नंबर आपके सामने ही, नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप भी किसी मानसिक समस्या से दो चार हैं, मानसिक रोग का शिकार हैं, तो आप भी इन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना किसी भी मानसिक बीमारी से, मानसिक दबाव से, तनाव से जूझ रहा है, तनावग्रस्त है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप क्लिनिकल जो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आराधना गुप्ता, उनसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। जो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा जुड़ चुकी हैं, आराधना गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका आराधना जी। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मनोरोग को लेकर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो है मनोरोग, मनोस्थिति जब बिगड़ती है तब उसे हम कहते हैं कि मनोरोग का कोई व्यक्ति शिकार हो गया है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? आराधना जी, आपकी आवाज। जी जी, कहिए। हाँ, बहुत ही एक अच्छा मुद्दा है कि मानसिक स्वास्थ्य आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जी। जिससे कि तकरीबन देखा जाए तो एक बड़ा वर्ग आजकल ग्रसित चल रहा है। हम्म। तो ऐसे में आपने पूछा कि लक्षण कौन से होते। जी बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों के बीच में आजकल एक मिथ है कि कोविड की वजह से लोगों के बीच में मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। हम्म। तो यहाँ पर ये कहना था कि देखिए, बीमारियां तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन जब कोविड की वजह से लोगों के जीवन में एक खालीपन, हम्म। रूटीन की कमी और बहुत सी सोशल डिस्कनेक्शन जैसी चीजें सामने आई, जी। तो इन समस्याओं ने एक दिखने वाले रूप में सर उठाना शुरू कर दिया। हम्म। तो ऐसे में इन मानसिक रोगों को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको ऐसा दिखता है कि आप स्वयं या फिर आपका कोई प्रिय, जी। परिवार का कोई सदस्य अचानक बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा है, उसके सर में दर्द रहने लगा है, हम्म। या फिर सोशली वो दूसरों के साथ में कनेक्ट होने में दिक्कत महसूस करने लगा है, जी। या उसका जो डाइट है वो ज्यादा या कम हो गया है, हम्म। नींद संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है, जी का मिचलाना, जी स्टमक का बहुत ज्यादा अपसेट होना। बिल्कुल आराधना जी, इस पर हम आगे और बात करेंगे कि इसके लक्षण जो हैं वो किस तरह से सामने आते हैं और कैसे उन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से बीके हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका बीके जी, बताएं क्या समस्या है। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, सुन पा रही हैं आपको डॉक्टर साहिबा, बताइए। ऐसा है कि मैं 2006 में मुझे स्टंट पड़ा, जी। तो उससे मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। हम्म।
तो मैं प्रोफेसर मजीशन को यहाँ पीजीआई में दिखाया, तो उसने कहा कि आपको ना थोड़ा माइल्ड जो है ना ये प्रॉब्लम है डिप्रेशन की। तो उन्होंने मुझे रिवोटिल रिकमेंड किया 0.50 का BDS। तो उसमें वो जो है मैं जब से ले रहा हूँ, और बीच में 2008 में मेरा पेस ये 11 में पेस मेकर लगा, तो डॉक्टर जो था उसका फिजिशियन पीजे उससे वो दवाई करा दी, और वो डॉक्टर कहता है कि अगर आप दवाई डिसकंटिन्यू करोगे, जिन्होंने रिकमेंड की थी वो भी प्रोफेसर था ये, तो कहते हैं आप गिर जाओगे। तो मैंने अभी तक छोड़ी नहीं। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि भाई कोई इसका सब्स्टिट्यूट बता दो। बीके जी, आप दवा कब से, मतलब कितना वक्त हो गया है आपको लेते हुए, और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपको लेते रहनी पड़ेगी? ऐसा है 2006 में जिस डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, 2006 से ले रहा हूँ। 2006 से आप अभी तक ले रहे हैं, करीबन आपको 14 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है दवा लेते हुए, और आप चाहते हैं कि उसे छोड़ दें आप और कुछ और उसके बदले कोई दूसरी दवा लेना चाहते हैं? बेटर कोई दवाई हो, क्योंकि 14 साल नहीं, अब जो हार्ट के डॉक्टर ने वो दवाई कहते हैं मत खाया करो जी। तो जिन्हें रिकमेंड की थी मैंने उनसे बात की, वो कहने लगे तू नहीं खाएगा तो गिर जाएगा। तो मैं जो उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी तक। जी, आराधना जी। जी, डॉक्टर आराधना। हाँ जी। जी, जो ये बीके जी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से, इनका कहना है कि इनकी जब हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई, उसके बाद डॉक्टर का कहना है कि जो दवा ये पहले ले रहे थे डिप्रेशन की, उसे उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी वो दवा, वो उसका भी कहना था कि अगर आप ये छोड़ेंगे तो वापस आप उस स्थिति में चले जाएंगे जिससे उबरने के लिए आप ये दवा ले रहे हैं। ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी ये दवा ले सकते हैं कि बैलेंस जो है वो बना रहे, कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी खराब ना हो, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे? लेकिन ऐसा है कि अगर इस तरीके की कोई समस्या है जिसमें डॉक्टर ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप किसी डिप्रेशन की दवा को कंटिन्यू करें, तो ऐसे में सबसे अच्छा फाइट करने का तरीका है कि एक तो अपने जैसे पहले तो आसपास चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी चीजों से हमारी जो मानसिक स्थिति है उसमें ट्रिगर्स आ जाए। जैसे लंबे से अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मेडिसिन डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट को ये लगता है कि अगर मैं मेडिसिन छोड़ दूंगा तो शायद नॉर्मल लाइफ ना जी सकता हूँ। तो इसको सबसे अच्छा तरीका फाइट करने का ये कि बहुत से माइंड जो है मूड ट्रैंक्विलाइजर्स हेल्पफुल सिद्ध होते हैं, और इसके अलावा थोड़ा दिनचर्या में परिवर्तन और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के अंडर में अगर ये कुछ अच्छे CBT सेशंस वगैरह ले लें तो वो इन्हें एक प्रॉपर रिलैक्सेशन से संबंधित तरीके समझा देगा। साथ में इनको किस तरीके से रूटीन अपग्रेडेशन किया जा सकता है। तो यानी कि इन्हें अब दोबारा किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है और उनसे दोबारा अपनी जो समस्या है उसे बताने की जरूरत है, उसके बाद समाधान जो है वो आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बीके जी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल गया होगा। एक और दर्शक यमुनानगर से बलजिंदर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका बलजिंदर जी। शामली से एक और दर्शक हैं अरविंद, स्वागत है आपका अरविंद जी, बताएं। चले, लगता है इनका भी संपर्क हमारे से टूट गया है। जी जी डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इसके जो लक्षण होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है सिर दर्द जैसी समस्याओं को, या थोड़ा अगर अपसेट हैं, मायूस हैं, उस चीज़ को भी लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन क्या ये छोटी छोटी लगने वाली चीजें बहुत गंभीर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि बड़ी पुरानी थ्योरी है कि जो शारीरिक समस्याएं होती हैं वो दिखती हैं जी, लेकिन जो मानसिक समस्याएं होती हैं उनका कोई आकार नहीं होता, क्योंकि वो लक्षण जो है वो संबंधित व्यक्ति खुद स्वयं में फील करता रहता है, लेकिन वो किसी बड़ी शारीरिक समस्या की तरह सामने नहीं दिखते जब तक कि उस संबंधित पेशेंट को कोई पैनिक अटैक ना आ जाए
या फिर कोई उसको इस तरीके का सीजर आ जाए जो लोगों को दिखे कि भाई ये हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जी। कपकपी हो रही है, हम्म। पेट लगातार जो है अपसेट है। हम्म। और क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर, खराब होने का इस सीधा सीधा लक्षणों पर मतलब हम बात करेंगे कि ये लक्षण जो हैं कितने वक्त तक दिखते हैं, क्या ये बाद में नॉर्मल स्थिति में आ जाता है जो पेशेंट होता है, और अगर ऐसा होता है तो कितना जल्दी इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं गोहाना से, पिंकी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका पिंकी, रखें अपनी बात। हाँ जी डॉक्टर। जी हेलो। जी पिंकी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, डॉक्टर साहिबा भी सुन पा रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे को कई सालों से डिप्रेशन की बीमारी है। 16 साल हो गए हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं पिंकी। मेरे को 16 साल हो गए, मैं डिप्रेशन की यानी कि दवाई खा रही थी। डिप्रेशन की आप 16 साल से दवा खा रही हैं? हाँ जी, और नींद गोली भी खा रही हूँ। जी। अब पता क्या होता है, अब ऐसे अजीब सा महसूस होने लग गया मेरे को, जैसे कोई काम किया है ऐसे लगता है तुमने किया ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अब फिर दवाई चल रही है दिल्ली एम्स से। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा दवा भी ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जो मनोस्थिति है वो थोड़ी अब ठीक नहीं लगती है इन्हें, जैसा ये बता रही हैं। देखिए उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेडिसिन इन्होंने काफी लंबे समय से हो सकता है रिवाइज ना कराई हो, और हो सकता है न्यूट्रल हो गई हो मेडिसिन। क्योंकि साइकोलॉजिकल मेडिसिन के साथ ये होता है कि अगर आप एक लंबे समय से ले रहे हैं और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ले रहे हैं, तब तो वो उसको डोज को सेट करता रहता है। अदरवाइज कभी कभी कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जैसे दिखा कर आए और किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से फायदा हो गया, तो फिर वो ये सोचते हैं कि ये मेडिसिन अब मेरे रूटीन का एक हिस्सा है और अब मैं इसको लेता रहूंगा और एकदम करेक्ट रहूंगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद वो मेडिसिन जो है वो हमारी बॉडी के लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो फिर वो एक सही समय होता है कि हम डॉक्टर के पास विजिट करें, क्योंकि ऐसे में मेडिसिन असर करना बंद कर देती है। और अगर ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर के टच में हैं और इसके अलावा तब भी मेडिसिन फायदा नहीं कर रही है, तो फिर बेटर होगा कि एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस निकलवाएं कि जिस थीम पर आपका मेडिकेशन चल रहा है क्या वो सही है। हो सकता है आपको एंजाइटी हो और आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हो सकता है आपको कोई और डिसऑर्डर हो और आप उसके हिसाब से मेडिसिन की डोज उतनी अच्छी नहीं जा पा रही हो। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब एक पेशेंट विजिट पे आता है तो सिर्फ सिम्टम्स को सुन करके और मेडिसिन लिख दी जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि इन्होंने अपनी समस्या बताई कि 15 साल से डिप्रेशन की पेशेंट हैं, तो मेरे ख्याल से इनके आसपास की इन्वायरमेंटल सिचुएशंस पर भी वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। मतलब ये जिन स्थितियों में रहती हैं, जो इनकी पारिवारिक स्थितियां होती हैं, जो इनके आसपास के पारिवारिक लोग हैं, अगर उन इन्वायरमेंट की लोगों को एक बार थोड़ा सा चेक किया जाए तो शायद हम इनकी अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो इन्हें जरूर एक बार अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और उन्हें बताने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पिंकी जी, आप एक बार अपने जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जरूर संपर्क करें और जो भी समस्या हो रही है उनको भी एक बार विस्तार पूर्वक जानकारी दें। अरविंद हमारे साथ दोबारा से जुड़े हैं, शामली से जुड़े हैं, और एक और दर्शक इसी बीच यमुनानगर से देवेंद्र जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अरविंद, सबसे पहले आप बताएं क्या समस्या है? जी अरविंद जी, चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क दोबारा टूट गया है। यमुनानगर से अगर देवेंद्र जुड़े हैं तो स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है? मैडम रोहतक जी कहें देवेंद्र। जी मैडम, मेरे को ये बीपी की शिकायत ज्यादा रहती है। फिर से बताएं। बीपी की एकदम से डाउन हो जाता है, जैसे खाना खा रहा हूँ तो भी डाउन हो जाता हूँ। अच्छा, मतलब बेचैनी ही, घबराहट। अच्छा जी डॉक्टर। हाँ जी। आपको ये देखना होगा कि क्या आप किसी की ट्रीटमेंट में है अंडर में, अगर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा हो रहा है कि ये सिम्टम बार बार आ रहे हैं, हाँ जी। हाँ तो जी। ये एक तरीके तो ये एक तरीके के पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं, जो अच्छा जैसे जी। घबराहट, बेचैनी, तनाव, पसीना आना, हाँ घबराहट जी। होना,
तो हाँ इन जी। स्थिति में सबसे अच्छा है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें जो आपके एरिया में थोड़े ट्रेन्ड अच्छे साइकियाट्रिस्ट हों। अच्छा जी। और वहां पर जब आप जाएंगे तो एक प्रॉपर आपका असेसमेंट और एक प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग्स होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिजीज होती है ये किसी बड़े बड़ी जांचों की इसमें जरूरत नहीं होती है। एक प्रॉपर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प आउट कर सकता है आपके लक्षणों से बीट आउट करने में। और अच्छा जी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं है। हो सकता है कि सिंपल सीबीटी टेक्निक से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और हो सकता है कुछ समय तक कोई माइल्ड मेडिकेशन आपको लेना पड़े और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक होकर के एक परफेक्ट लाइफ लीड करने लगे। तो अगर आपने किसी साइकेट्रिस्ट से संपर्क नहीं किया है तो कृपया एक बार जाएं और जा करके उनसे अपनी समस्या को डिटेल में अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कि किस तरह के लक्षण जो हैं वो होते हैं, एकदम से थरथरी भी लगती है और कुछ दौरा जैसा है वो भी कुछ लोगों को पड़ता है। तो ऐसे में ये कितनी देर तक ये स्थिति रहती है और क्या ये नॉर्मल बाद में हो जाते हैं, और इसके कितने वक्त तक ये स्थिति इसी तरह से बनी रहती है एक स्टेज पर, और क्या ये और आगे बढ़ सकती है ये जो स्थिति होती है? देखिए, पैनिक अटैक्स का एक सीधा साधा फंडा होता है कि वो 1 मिनट से लेकर के 20 से 25 मिनट तक भी रह सकता है। ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट के आसपास के जो लोग होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि उनके लिए वो सिचुएशन एक अजीब सी सिचुएशन होती है। लाइक कभी कभी पेशेंट अपने लोगों को पहचानना बंद कर देता है। जी। उसकी शरीर में अचानक तरह से बॉडी जो होती है वो पूरी एकदम फिक्स हो जाती है। हम्म। हाथ पैरों का मूवमेंट रुक जाता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं, हम्म। आवाज निकलनी बंद हो जाती है और हम्म। लोगों को ऐसा लगता है जैसे मिर्गी का दौरा आ गया। जी। लेकिन होता क्या है कि कई स्थितियों में ये पैनिक अटैक की कंडीशन होती है। तो ऐसे में एक तो पेशेंट को पानी पिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम्म। पेशेंट के हाथ पैरों को जबरदस्ती खोलने या खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम्म। उसे धीरे धीरे उसकी स्थिति पे छोड़ देना चाहिए। सर के नीचे से तकिया हटा देना चाहिए और धीरे से सर सिर्फ उसके सर और पैरों पर हल्का हल्का मसाज देना चाहिए। हम्म। और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी कंडीशन में थोड़ा सा वापस आए तो उस समय उसको कुछ शुगर बेस्ड कोई ड्रिंक, हम्म। जैसे ऑरेंज जूस होता है, शिकंजी होती है, और या फिर अगर मतलब ऐसा लगता है बीपी वगैरह का पेशेंट है तो कॉफी या फिर नमक का उसको रिलेटेड कोई भी ड्रिंक उसे देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट के बीपी की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। जी। ये जो मानसिक रोगी होते हैं, जैसे डिप्रेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, कई अभी जो कॉलर भी हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि 16-16 साल से 14-14 साल से वो डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं। तो क्या अगर कोई एक बार इस समस्या का शिकार हो जाता है तो क्या जीवन पर्यंत इसकी दवा लेना ज़रूरी हो जाता है, या हम दूसरे तरीकों से भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही एक आपने रिलेवेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि लोगों के मन में एक ये मिथ है कि अगर एक बार हम किसी मानसिक रोग का शिकार हो गए तो अब हम उससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन बिलीव मी, अगर हम एक अच्छे ट्रेनिंग साइकेट्रिस्ट के हाथ में हैं जी। और साथ में प्रॉपर तरीके से हम एक साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ले रहे हैं तो 99.9% इन चीजों से ओवरकम होने की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अगर हम सिर्फ मेडिसिन खा करके ये इंतजार करते रहते हैं कि मेडिसिन जो है वो मैजिकल तरीके से हमको ठीक कर देगी, हम्म। हम कुछ भी एफर्ट नहीं लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, हम्म। तो मेरा जवाब है नहीं, हम प्रॉपर तरीके से नहीं ठीक हो सकते। रूटीन में परिवर्तन, हम्म। लोगों के साथ की कनेक्टिविटी, परिवार वालों का साथ, कुल जी। मिलाकर के एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हम्म। किसी भी पेशेंट को एक लॉन्ग हिस्ट्री पेशेंट नहीं बनने देता। इसलिए जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपके घर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है या आपके कोई और परिचित के ऐसे लोग हैं जी। तो उनके सपोर्ट सिस्टम पर वर्कआउट करें।
सिर्फ दवा पे डिपेंडेंसी ना रखें, क्योंकि दवा देने वाला जो साइकेट्रिस्ट है वो कोई भगवान नहीं है, वो हेल्प कर सकता है अच्छे सॉल्ट्स की दवाएं देकर, जी लेकिन इसके अलावा पेशेंट की लाइफस्टाइल पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, अंकुर त्रिपाठी। अंकुर, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। मैम, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो चीज मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे के लिए वो अच्छी हुई है तो मैं उसी प्रोसेस में वही टाइम पे करता रहूं। तो मैं इससे कोई डिसऑर्डर है क्या? डिसऑर्डर जैसा कुछ नहीं होता है अंकुर। एक्चुअली क्या होता है कि कभी हम अगर किसी एफर्ट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर और किसी सेगमेंट पर एक पॉजिटिव अचीवमेंट पाते हैं तो इंटरनली हमको वो अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम रिपीटेटिव वे में बार बार उसी चीज को करें, और कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारी उस पर मास्टरी हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम उस काम में, जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में कुछ बच्चे बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं, यस मैम। कुछ बच्चे बहुत अच्छे ड्रमर होते हैं और लोग भी उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। यस तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं और आपको उसको बार बार करने का मन करता है तो वो चीज डिसऑर्डर नहीं है, बशर्ते कि वो नशे की आदत ना हो। यस मैम। बाकी सब चीजों में वो नॉर्मलसी पर ही आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक सुखविंदर जुड़े हैं अम्बाला से, स्वागत है आपका सुखविंदर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी सुखविंदर जी, मैं अपनी मदर जी कहें। मैं अपनी मदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका 3 साल पहले दरअसल एक्सीडेंट हो गया था, तब से उनको शरीर कांपने की बीमारी और जैसे चक्कर आना इस तरह से होता था हमेशा। तो मतलब कि उसके बाद वो पहले कवर हो गई, फिर हमने डॉक्टर के कहने से उन्हें ऑलपेंजाइन और सर्टालाइन पे 3 साल से उनका ठीक काम चल रहा था मैम। तो फिर अब डॉक्टर का कहना है कि ऑलपेंजाइन क्योंकि लंबे समय से वो ले रहे हैं तो अब जैसे वो एक टाइप से साइकियाट्रिस्ट पेशेंट बन गए हैं। उनको कि कुछ अजीब अजीब से बातें करते हैं, कुछ अजीब से वहम होने लग गए हैं, हाथ अपने आप हिलाने लग जाते हैं। तो एक साइकियाट्रिस्ट से भी मैम हमने कंसर्न किया, उन्होंने अब ऑलपेंजाइन की जगह एप्रीप्रेजोल बीडी शुरू कर दी है। तो मैम उनसे 1 महीना से खा रहे हैं, उनसे कोई भी असर है नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि फिर हम साइकियाट्रिस्ट को ही दिखाएं या किस टाइप से? और ये है कि उनको कोई भी गर्म दवाई देते हैं तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, बीपी पेशेंट भी है वो, वैसे दवाई से बीपी उनका कंट्रोल में है। जी देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चूंकि क्या है कि ओलांग जैसी दवा वो ले चुके हैं और मेडिसिन अपने आप में जो है वो अच्छी खासी हाई उस पे होती है, तो बेसिकली क्या है कि वो जो मेडिसिन इस समय ले रही होंगी उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। तो इट इज हाई टाइम कि आप पहले तो ये देखें कि उनका रूटीन क्या है। पॉइंट नंबर 1, जो ये घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर में झंझनाहट है, ये सब चीजें अपना पैटर्न बना लेती हैं, क्योंकि तो थोड़ा सा रूटीन अपग्रेडेशन की जरूरत है और साथ में थोड़ा सा आप उनकी काउंसलिंग करवाइए। बेसिकली जैसे घर के लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट उसे सुनता भी है, लेकिन जब आपको लगे कि मेडिसिन फर्क नहीं ला रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थॉट शेयरिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। तो आप ये देखिए कि आपके एरिया में कोई सर्टिफाइड अगर साइकोलॉजिस्ट है जो ट्रेन्ड हो, उनका रिव्यू उठाइए, उनके बारे में प्रॉपर पता करिए और किस एज ग्रुप को डील करते हैं। पहले आप उनके पास एक बार अपनी मदर को ले जा करके प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाइए और एनालिसिस के बाद अपने साइकेट्रिस्ट से मिलिए, तो साइकेट्रिस्ट आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगा और पेशेंट को भी उससे बहुत लाभ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कानपुर से शिवानी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शिवानी, बताएं क्या समस्या है। मैम जब कोई काम स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि मैं ये काम कर लूँगी, मैं ये काम कर लूँगी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। कोई भी वर्क हो, चाहे वो स्टडी का हो या कोई ऑफिस से रिलेटेड हो, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। ओके शिवानी, पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी काम आप अपने लिए उठा रही हैं या करने की कोशिश कर रही हैं, वो उसके लिए आपका पोटेंशियल कितना आपको अलाउ कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पोटेंशियल और इंटरेस्ट उस काम के अपोजिट होता है। तो होता क्या है कि हम एक हाईली मोटिवेटेड वे में उस काम को उठाते हैं
और एक लेवल पे जाके हम एकदम उस चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिन सिचुएशंस में हम लोग बचपन से लेकर के और बिफोर जॉब तक की सिचुएशंस में रहते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव होती हैं, थोड़ी प्रेशर वाली होती हैं और थोड़ी दोस्तों और पीयर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो इसलिए किसी भी करियर ऑप्शन को उठाने के पहले, किसी भी काम को शुरू करने के पहले पहले आप ये देखिए कि आपका जो माइंडसेट है वो उसके साथ कितना ज्यादा फिट बैठ रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो डिटैचमेंट नहीं होगा, बल्कि आप उसको और अच्छी तरीके से करने का प्रयास भी करेंगी। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू डील विद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और बिल्कुल हम आखिरी अंतिम उसमें पड़ाव में पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के। मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा यहाँ पर सुझाव दें, कोई ऐसी एक राय दें जिससे लोग जो हैं आगे ध्यान रख करके फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ ले सकें। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम जिन सिचुएशन से अभी उबर करके आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा धक्का भी लगा है। क्योंकि चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, उनकी सोशल कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंच चुकी थी। आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन आप देखा जाए तो कहीं पर आपस में कोई कनेक्शंस नहीं थे आमने सामने के। तो आप लोगों से एक मेरी ये सलाह है कि जो भी पैटर्न्स आपके पिछले 8-9 महीनों में डेवलप हो गए हैं, उनसे फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा अपने रूटीन पर वर्कआउट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी से डिटैच हो गए हैं, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करता है, कोई ऐसा लक्षण शरीर में है जो लगातार बना हुआ है, तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट से पहले जाकर के मिलें। क्योंकि दैट इज वो एक पहली सीढ़ी होता है आपको आपके बिल्कुल। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए किसी को भी कि वो किसी भी तरीके से अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो रहे हैं, या फिर जो सोसाइटी है वो उनके बारे में क्या सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आराधना जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हम भले ही शरीर और दिमाग के बारे में इस लहजे में बात करते हों जैसे वो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हकीकत में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक पर भी अगर कोई असर पड़ता है तो इससे दूसरा भी प्रभावित होता है। ऐसे में जरूरी है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व दें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।